का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा QR कोड स्कैनर है ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। ऊपर मेरी जीमेल आईडी दी हुई है। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ये अभी फ्री है, लेटर ऑन इस पर चार्जेस इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। इस फ्री प्रोग्राम के तहत आपको 6 महीने तक मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सो हरी अप एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी। सो आज का पहला टॉपिक है गवर्नमेंट मर्जर्स 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्रोग्राम। सो मैं अगर इसके बेसिक हाईलाइट के बारे में बात करूँ आपसे, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन PM धन धान्य कृषि योजना that was announced in the budget earlier this year. So it aims at bringing and increasing the agricultural productivity and sustainable practices. इसके अगर एनुअल आउटले की बात करें तो वो अराउंड ₹24,000 करोड़ है फॉर 6 years। अब मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करूं तो यूनियन कैबिनेट ने जो PM धन धान्य कृषि योजना है इसको अनाउंस किया था अराउंड 2025-26 के बजट में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्हांस करना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब अगर हम की फ़ीचर्स की बात करें तो की फ़ीचर्स क्या हैं इस स्कीम के तहत, तो देयर इज़ अ मर्जर ऑफ 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स फ्रॉम 11 मिनिस्ट्रीज़। यानी कि ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी उनमें से 36 ऐसी स्कीम्स हैं फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज़, उनको मर्ज कर दिया गया है इस PMDDKY योजना के तहत, स्कीम के तहत। अब इस स्कीम के तहत जो टारगेट फार्मर्स हैं दे आर अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स। एम क्या है इसका? सबसे पहला एम है टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा एम है इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तीसरा है इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। चौथा है आपका इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड पांचवा है फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो ये इसके मुख्य एम है। अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो स्कीम जो है वो बेसिक पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाएगी। सो देयर वुड बी मेजर एम्फेसिस ऑन स्टेट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन रहेगा ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी। टारगेट एरियाज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले देर आर 100 डिस्ट्रिक्ट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लो क्रेडिट डिसबर्समेंट। सो दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, बॉर्डर एरियाज़, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़। अच्छा, इसमें UPSC से रिलेवेंट जो कीवर्ड मैं आपको बता दूं दैट इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस पर आप रिसर्च कर लीजिएगा। इस प्रोग्राम के तहत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड अप हैं, कौन किस टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कवरेज में लिए जाते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ को भी इस स्कीम के अंदर लाया गया है। अब इस स्कीम में यूनिक एस्पेक्ट क्या है? तो ये दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ कन्वर्जेंस मॉडल दैट फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देयर इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द स्टेट स्कीम्स एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, यानी दोनों के पार्टनरशिप से होगा। तो अब मैं प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स में किन टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीचर्स क्या हैं इस प्रोग्राम के, फंक्शंस क्या हैं, और एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ के अलावा और कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन होता है इस प्रोग्राम के तहत, ये सब आपको नोट्स में लिखना होगा। अच्छा, अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू UPSC मेंस बात कर लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो GS पेपर 3 में सबसे पहले आ सकता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ PM धन धान्य कृषि योजना इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग फार्म इनकम। दूसरा ऐसे आ सकता है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम कन्वर्जेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ PMDDKY स्कीम। थर्ड ऐसे आ सकता है इवेल्युएट द रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट एसेसिबिलिटी इन इन्हांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। थर्ड वाला जो मैंने बताया है उसमें आपको इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट दोनों ही इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है और दूसरा क्रेडिट एसेसिबिलिटी की बात आ जाती है। तो इसका मेजर कवरेज आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा और उसके अलावा एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट में भी मिल जाएगा।
तीसरा आपको जो एस्पेक्ट मिलेगा वो करंट अफेयर्स बेस्ड भी मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रोल है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो स्टोरेज एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हार्वेस्ट के बाद क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है फॉर फर्दर डिस्बर्समेंट, वो उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उन पे क्या फोकस करने की क्यों ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर लीजिएगा। सो आई एम रिपीटिंग थर्ड क्वेश्चन अगेन, इवेलुएट द रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी इन इनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिवेंटिंग वेक्टर बॉर्न डिजीजेज एंड इस प्रायोरिटी। सो इसमें मैं आपको बता दूँ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि मानसून सीज़न शुरू हो गया है और उसके साथ साथ इंक्रीजिंग वेक्टर बॉर्न डिजीजेस देखे जाएंगे। देयर वुड बी एन इंक्रीज ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो उसमें जो है या जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने ये एम्फेसाइज किया है ऑन प्रिवेंटिंग द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। So there is an urged coordinated public government efforts ahead of breeding session. तो इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टेड ऑपरेशंस क्या होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी। तो सबसे पहला जो फॉगिंग ऑपरेशंस है वो इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है, उसे इनिशिएट किया जाएगा बेसिकली बिफोर सितंबर, जो शेड्यूल टाइम है यानी जो ब्रीडिंग टाइम का जो मुख्य सीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा ये बीमारियाँ फैलती हैं, तो उससे पहले ये फॉगिंग ऑपरेशंस शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरा, दे वुड बी एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री एम्प्टिव एक्शन टू कर्ब द मॉस्किटो मेनेंस। तीसरा होगा इंश्योर्ड नो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द सीज़न। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और पेनल्टी भी फैलाई जाएगी। सो इन मॉस्किटो ब्रीडिंग जोन्स देयर वुड बी 2 वार्निंग्स दैट विल बी इशूड बिफोर एनी चालान, ठीक है, अगर कोई भी चालान होगा, कोई भी फ़ाइन होगा, उससे रिलेटेड वार्निंग्स पहले दी जाएंगी। अच्छा, अब ये चालान किस बेसिस पे रहेगा, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के इंक्रीज़ में। अब जैसे ये कहा जाता है कि पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए आपके घर में, कूलर हो गया या ऐसी कोई जगह हो गई जहाँ पर वाटर स्टोरेज है, तो उसको आप या तो अगर वो डेली नीड की है तो आप उसे क्लोज रखें, ढक के रखें और क्लीन रखें उस एरिया को, तो वाटर जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ब्रीडिंग जो एसेसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है मॉस्किटोज़ की। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली दिस अलाइंस विद इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ गोल्स अंडर द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इस पे आप नोट्स बना लीजिएगा। सो दिस इंश्योर्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन क्यूरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सैनिटेशन एंड वेक्टर कंट्रोल। अब यूपीएससी में आपका जो प्रॉबेबल क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं, वो देखिए मेंस बेस्ड ही आएंगे। प्रीलिम्स बेस्ड आने की संभावना जो है वो इस वाले प्रोग्राम पे NVBDCP, इस वाले प्रोग्राम पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाएं कि क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, क्या इस प्रोग्राम के तहत इनकी ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स एंड पॉलिसीज़ हैं। तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर मेजर्स discuss the importance of preventive healthcare measures in combating vector-borne diseases in India. Mention the role of local governance and public participation. दूसरा क्या आ सकता है, what steps can be taken to enhance coordination between government authorities and the public in managing seasonal health threats like dengue and malaria. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी पेपर में आ सकते हैं या ऐसे में ही पूछ सकता है। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है गुजरात स्टार्ट्स इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। अब मैं आपको इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बता दूं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। तो गुजरात इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक हेल्थ रिस्क स्पेसिफिक टू ट्राइबल पॉपुलेशंस एंड इनेबल प्रिसिशन हेल्थ केयर एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है इनका। की फीचर्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के, तो सबसे पहले देयर इज़ अ प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस जीनोम्स ऑफ अराउंड 2000 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज़ और कम्युनिटीज़। उसमें 17 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के उनकी कवरेज होगी। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है क्रिएशन ऑफ
रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, ये नाम रखा गया है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है दैट इज़ गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। डेट इज़ GBRC। अब मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो सिग्निफिकेंस क्या है इसमें, तो सबसे पहले कि जो ट्राइबल हेल्थ डिस्पैरिटीज़ हैं बेस्ड ऑन जीनोम साइंस, उसको ये एड्रेस करेगा। दूसरा, दिस विल इन्हांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडेटरी डिजीज़ेज़, यानी जो डिजीज़ेज़ हेरिडेटरी हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, उनको ये एड्रेस करेगा। ड्रग रिस्पॉन्स को एड्रेस करेगा एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग में भी हेल्प करेगा ये। सो दिस विल सपोर्ट इंडियाज़ मूवमेंट टुवर्ड्स जीनोम बेस्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब इसका प्रॉबेबल क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आएगा सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ इन इंडिया स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। सेकेंड आपका आ सकता है, हाउ कैन जीनोमिक इनिशिएटिव्स लाइक ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट ब्रिज द हेल्थ गैप अमंग इंडिजीनियस पॉपुलेशंस इन इंडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं UPSC के मेंस में। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन रीथिंकिंग टू बिल्ड सीस्मिक रिसाइलेंस। सो मैं अगर बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूं तो इसमें सबसे पहले ये बोला गया है, ये एडिटोरियल से टॉपिक उठाया है मैंने, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है दैट इंडिया एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स ड्यू टू इट्स लोकेशन अलॉन्ग द मेजर टेक्टोनिक बाउंड्रीज लाइक हिमालयन बेल्ट, इंडो गैंजेटिक प्लेन एक्सेट्रा। सो इस आर्टिकल का मेजर एम क्या है, ये आर्टिकल बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द अर्जेंट नीड फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड सीस्मिक रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन दी अर्बन एरिया। अब ये आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या बताए गए हैं, सबसे पहले ये बोला गया है अबाउट द वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क एरियाज़। तो 59% ऑफ इंडिया इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक। Zones 4 and 5 are highly seismically active. ये बहुत डेंजरस जोन्स होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, बहुत एक्टिव जोन्स होते हैं, और ऊपर से इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी अबव 6 होता है, मोस्टली अबव 6 होता है। सो मेजर सिटीज़ क्या क्या हैं जो बेसिकली फेस करती हैं अर्थक्वेक्स को, They are Delhi, Guwahati, Srinagar and Imphal that lie in the high risk zones. Current challenges क्या हैं, तो सबसे पहले inadequate enforcement of the national building code, lack of retrofitting of critical infrastructure like schools and hospitals, poor integration of earthquake engineering into town planning and construction. Recommendations क्या दी गई हैं, there should be mandatory seismic audits of infrastructure. Strengthen NDMA, NIDM and SDRF capacities. तीसरा क्या है, include seismic safety in urban development master plans. Public awareness and community preparedness via mock drills and education भी ज़रूरी है। ग्लोबल लेसन्स की अगर हम बात करें तो जापान एंड कैलिफोर्निया के जो मॉडल्स हैं दे आर वे बियॉन्ड इंडियाज़ बिल्डिंग मॉडल्स। वो कैसे हैं, दे आर मोर ओवर बिल्ड ऑन द सीस्मिक रिसाइलेंट प्लानिंग। So earthquake drills and building code compliance has also helped to reduce the damage, क्योंकि वहाँ के लोगों को mock drills भी दिए जाते हैं with respect to earthquakes. अब what is the initiative behind it which is being highlighted in the article? So Indian seismic codes being revised after Bureau of Indian Standards review. So there is an emphasis on training engineers and planners on disaster resilient construction. So this is very much needed, क्योंकि जो आप अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया जो है वो एशियन प्लेट के सबडक्शन जोन में लाई करता है, ठीक है, वो सबडक्ट हो रहा है बाय ऑलमोस्ट अराउंड 5 सेंटीमीटर एवरी ईयर, ठीक है। तो इसीलिए अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इसीलिए एक रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो अर्थक्वेक जैसी कंडीशन से डील करने के लिए हो, वो बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट होने चाहिए। अब UPSC के रिलेवेंस में मैं आपको बता दूँ क्या इंपॉर्टेंस है, तो NDRF SDRF की जो मैनेजमेंट है, उसके अलावा गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ फ्रेम करने चाहिए और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या लॉज इनैक्ट करने चाहिए ताकि ये चीज़ों का ध्यान घर को बनाने में रखा जाए।
अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 और 3 जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट इंडिया इज सिटिंग ऑन अ टेक्टोनिक टाइम बॉम्ब, डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अर्थक्वेक रिसाइलेंस इन इंडियन सिटीज़। अब ये आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले आपको सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आधे ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आ सकता है कि आप अगर वहाँ के डीएम हैं और इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, तो ये जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी आ सकता है। इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है या आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपकी क्या रोल होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस फॉर अर्थक्वेक्स इन लाइट ऑफ इट्स वल्नरेबिलिटी एंड अर्बन एक्सपेंशन। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ हैवेंस नो मोर, सेक्शुअल वायलेंस इन वर्क प्लेसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज वरिंग। अब ये जो आर्टिकल है मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, दिस आर्टिकल हाईलाइट्स द अलार्मिंग राइज इन सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन एजुकेशनल एंड वर्क प्लेस सेटिंग्स ट्रेडिशनली सीन एज अ safe spaces. Now recent incidents across India, including Odisha, Bengal and Delhi, expose the systemic failures and apathy towards the victims and the complaints being registered. So despite stringent laws like the 2013 Sexual Harassment of Women at Workplace Act, accountability remains weak. NCRB data for 2022 reported around 4.45 lakh cases, with most under the domestic abuse followed by assault and rape. Many cases go unreported. The article stresses the urgent need for gender-sensitive reforms and sustained justice, emphasizing that crimes must not fade from public and legal attention. तो यहाँ पर जो बेसिक फोकस है वो क्रिमिनल लॉज के ऊपर है, और अगर आप वहाँ के एएसपी रहते हो या डीएसपी रहते हो या एसपी रहते हो, तो आपका क्या रोल होना चाहिए लॉज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में, और साथ ही वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वॉच ओवर करने में आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में आ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करके। वैसे तो यूजुअली यूपीएससी इन पे कम पूछता है, बट फिर भी वी कैन नॉट लीव एनी पॉइंट, तो आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। So next topic is some cheer. India needs to diversify its energy sources to keep trade deficit low. अब इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ तो इंडियाज़ ट्रेड डेटा फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड June 2025 shows mixed trends. Notable 23.5% surge in exports to US reaching $8.3 billion, driven by anticipation of reciprocal tariffs. सो बेसिकली यहाँ पर सर्ज देखा गया अराउंड 23.5% का इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस, दैट इज़ ड्रिवन बाय एंटिसिपेशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। की हाइलाइट्स क्या है इसमें? तो जून्स ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट इज़ अराउंड $35.14 बिलियन एंड इम्पोर्ट्स ग्रू फ्रॉम 1.92% टू $112.17 billion. So merchandise trade deficit widened to around $67.26 billion. Services exports rose to around $98.13 billion, helping reduce the overall trade deficit by 9.4%. ये हमने अभी ऑलमोस्ट कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, कल और परसों के न्यूज़ में, कि ट्रेड डेफिसिट देखा गया है। यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हुआ, उसके साथ साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव फॉर्म में आया है। मीन्स मोर डॉलर्स कैन बी कन्वर्टेड एंड रुपीज़ विल बी मोर स्टेबल। सो इसके बेसिक स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या हैं? सो देयर इज़ एन हैवी रिलायंस ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स दैट पोजेस रिस्क. US threats of sanctions on countries importing from Russia like India may affect trade security, and India imported around 36% of oil from Russia, surpassing China. Policy recommendations क्या हैं? Diversify energy imports and focus on renewables and electrification. Support SMEs and labor intensive sectors like 46% of goods export.
use negotiations to finalize the US trade deal ahead of becoming bilateral trade deadline. So ये बेसिक रिकमेंडेशंस हैं. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. इंडियाज ट्रेड रिसाइलेंस डिपेंड्स ऑन एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. डिस्कस इन द लाइट ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026. Examine the implication of geopolitical tensions on India's trade strategy, particularly with respect to Russia and US. ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें जो है जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में और इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में आंसर लिखोगे. तो एक बैलेंस्ड आंसर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीथिंकिंग द रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर कंसेप्ट. अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये फोकस करता है अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड इट क्रिटिसाइजेज द स्ट्रैटेजी जिसमें पाकिस्तान और चीन के बीच जो गहरे होते सुरक्षा संबंध हैं, दैट इज़ रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर स्ट्रैटेजी. उसकी ये जो आर्टिकल है ये आलोचना करता है मुख्य रूप से. मैं आपको बता दूं तो सो वाइल चाइना पाकिस्तान टाइज हैव डीपेंड स्पैनिंग आर्म सेल्स, intelligence sharing and diplomatic backing, the notion of unified joint military plan against India is seen as exaggerated. The author argues that despite China's strong support to Pakistan, like missile technology, economic aid and votes at UN, evidence for a full-fledged coordination war strategy remains absent. So key military transfers such as J-35 fighter jets or BrahMos missile are routine among allies and don't necessarily indicate shared war plans. So China's strategies focus remains on the US and its approach to India is largely calibrated and avoids direct confrontation. So similarly, Pakistan views India as its principal threat, but China does not share this hostility in equal measure. So India planners are advised to avoid alarmist or overly rigid formulations and instead prepare for complex asymmetric conflicts involving the hybrid warfare, proxies and economic coercion. The article calls for clear-eyed fact-based defense planning instead of rhetorical exaggeration, especially when evaluating the China-Pakistan strategy nexus. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. बेसिकली मेंस बेस्ड ही आएगा. तो सबसे पहले आ सकता है डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइना पाकिस्तान नेक्सस फॉर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी. दूसरा ऐसे आ सकता है क्रिटिकली इवेलुएट द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड वन फ्रंट वॉर एंड इट्स रिलेवेंस टू इंडियाज़ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. एग्जामिन द रोल ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स इन इंडियाज़ मॉडर्न मिलिट्री डॉक्ट्राइन. ये थर्ड क्वेश्चन है आपका. सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं. आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा. ये तो एक शॉर्ट एनालिसिस में आपको ये आर्टिकल दिया गया है, बट थोड़ा सा डीपर एनालिसिस भी आप कर लीजिएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ जीनोसाइड केम टू बी नेम्ड एंड कोडिफाइड. अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो जीनोसाइड है. ठीक है, इसमें पूरी आपको जो हिस्ट्री है वो बताई गई है. आप जीनोसाइड को जस्टिफाई करते हो या उसके अगेंस्ट हो, एथनिक क्लेंजिंग को आप जस्टिफाई करते हो. सो इस तरीके के आपको व्यू पॉइंट एसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि जीनोसाइड पे जहाँ तक मुझे ध्यान है एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो एसेज में ही आ चुका है. उसे इनडायरेक्टली इंटरप्रेट करके पूछ लिया गया था. अब वो या तो ऐसे में आया था या एथिक्स में आया था, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है. बट ये जीनोसाइड वर्ड जो है ये बहुत कॉमन है. ठीक है, और ये पूछा जाता है. सो काफ़ी समय बाद एथनिक क्लेंजिंग, जीनोसाइड, ये जो टर्म्स हैं इनका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इज़राइल का जो गाज़ा पे अटैक हो रहा है. ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं एथनिक क्लेंजिंग और जीनोसाइड को भी इंडिकेट करता है. और पास्ट में अगर हम देखें तो नाज़ीज़ के ऊपर जो एथनिक क्लेंजिंग हुई थी, जर्मनी ने, हिटलर ने जो एथनिक क्लेंजिंग की थी, तो उस चीज़ से रिलेट करके आप ऐसे लिख सकते हो, एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, शॉर्ट में कीवर्ड्स आप लिख सकते हो जो कि आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो या अपने आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो. सो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समराइज़ करके बता दूँ कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले बात तो बोली गई कि टर्म जीनोसाइड आए कहाँ से.
The term genocide was coined in 1944 by Raphael Lemkin. Raphael Lemkin, a Polish Jewish lawyer, to describe the systematic mass killing like the Armenian genocide and the Holocaust, derived from the Greek xenos, race or tribe, and Latin side, that is killing. जीनोस जो है वो ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स रेस और ट्राइब, एंड लैटिन वर्ड जो है वो साइड है, जिसका मतलब है किलिंग. सो दिस फॉर्म्स जीनोसाइड. So this word filled a gap in international law to define the crimes against the annihilation ethnic, racial or religious groups. In 1945, the 1945 to 46 Nuremberg trials exposed Nazis' atrocities, but lacked a clear legal framework for such crimes. So Lemkin's tireless efforts led to the adoption of Genocide Convention. अब ये जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है, ये यहाँ पर कीवर्ड है. इस पे आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली रिसर्च कर लीजिएगा. सो दिस वाज हेल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 1948. So the convention defined genocide and emphasized criminal accountability. However, its implementation has been inconsistent with geopolitical considerations, often obstructing justice. Genocide remains a morally and legally charged concept, particularly in conflicts like Palestine, Rwanda, and Srebrenica. Let me write it clearly. So the article undergoes how the legal recognition of genocide reflects the evolving understanding of mass violence in international law and ethics. आप इस पर थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. और उसके अलावा जो जीनोसाइड कन्वेंशन है उस पर भी आप कर लीजिएगा, ताकि आप आंसर प्रिपेयर कर सको. सो यहाँ पर मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो it is mentioning about the ties in the region back in the focus with Prime Minister's visit to Maldives. So Prime Minister Narendra Modi will visit Maldives on July 25 to 26 to attend the country's Independence Day celebrations and hold the bilateral talks with President Mohammad Muizzu. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम सब जानते हैं मालदीव्स के साथ हमारे जो कनेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस को जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था. जो भी लोग वहाँ पर बिज़नेस खोले थे और वहाँ से भगाया जा रहा था. सो इसीलिए उनके यहाँ जो बेसिकली इनिशिएटिव चला था बॉयकॉट इंडिया कैंपेन, तो इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट और मालदीव गवर्नमेंट्स है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशंस है वो डिटोरिएट हो गए थे. सो अब उसके बाद जाके एक बायलैटरल मीटिंग जो है वो फिक्स की गई है. सो दिस मार्क्स मोदीज़ फर्स्ट विजिट टू मालदीव सिंस मुइज़ूज़ इलेक्शन इन 2023, which initially saw the strained ties due to his anti-India stance and boycott India campaigns. So relations have improved since then, with India extending economic support and currency swap facilities to help the Maldives manage the debt. So Modi's visit is expected to strengthen development cooperation and boost tourist arrivals. Discussions are also underway for Nepal PM KP Sharma Oli's visit to Delhi, the first since he assumed office in 2024. India-Nepal ties have gained momentum, especially after India's support during Nepal's evacuation from Iran. Modi also plans to visit the UK to sign a free trade agreement with Britain. These diplomatic engagements signal India's renewed focus on neighborhood first policy.
सो बेसिकली इस पे जो प्लान प्रिपेयर किया गया, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस मीटिंग के, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी तो इसे मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ मीटिंग की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया सीक्स यूएस नॉट फॉर co-production of Javelin missiles. India has submitted a letter of request to the United States for co-production of Javelin anti-tank guided missiles. In the country, a top defense source confirmed the development, which is aligned with Make in India initiative of the National Democratic Alliance (NDA) government at the center. It will ensure operational readiness and reduce the dependability on foreign support. The talks are in advanced stage, the official added. The Javelin is one of the most guided third generation ATGMs in the world. सो जावलिन जो है वो बेसिकली अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये थर्ड जनरेशन ATGM है, क्योंकि ये UPSC में पूछा जा चुका है अबाउट द थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, राफेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। सो इससे भी रिलेटेड पूछ सकते हैं कि जावलिन कौन सी जनरेशन का ATGM है। सो amid growing urgency to replenish and add new weaponry, the official said that they would be in touch with the US for the emergency procurement of Javelin missiles. So defense forces are looking at shoulder-fired missile systems that are less in weight and can be carried in difficult terrain by troops without engaging too many of them to carry. So इसका डिफेंस पर्सपेक्टिव और बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये पॉइंट जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है आपका, पार्लियामेंट्री पैनल फाइनलाइजेस रिपोर्ट ऑन इनकम टैक्स बिल 2025. द सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एग्जामिनिंग द इनकम टैक्स बिल 2025 is learned to have finalized its report on Wednesday with around 285 suggestions to the change in legislation. So as a result of these changes, the basic structure of the income tax has been overburdened and the language has become a complex, increasing cost of compliance for taxpayers and hampering efficiency of direct tax administration. अब यहाँ पर जो ये न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है क्या है, ये न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल जो टर्म मेंशन्ड है। जितने भी पार्लियामेंट्री पैनल्स होते हैं ये एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया गया है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का, पार्लियामेंट्री पैनल्स का, उसमें दिया हुआ है सब, आप वहाँ से ही लिख लीजिएगा। सो द सेलेक्ट कमेटी की बात की गई है। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने मेंबर्स होते हैं, ऑल ओवर कितने मेंबर्स होते हैं, कितने समय के लिए होते हैं, ठीक है, ये एड हॉक कमेटी है, परमानेंट कमेटी है या टेम्प्रेरी कमेटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप फ्रेम कर लीजिएगा और साथ में उस पर बेस्ड नोट्स भी बना लीजिएगा। सो ये कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री पैनल की जो कमिटीज़ हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेजर फोकस मेरा यूपीएससी से रिलेटेड यही था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिन्यूड ऑप्टिमिज्म इन कनाडा इंडिया इकोनॉमिक टाइज, बिजनेस काउंसिल लीडर। Amid earlier diplomatic tensions, there is now renewed optimism in Canada-India economic relations, as highlighted by Victor Thomas, who is the president and CEO of Canada-India Business Council (CIBC). इसके कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि क्या कॉम्पोजिशन है इसका, किन पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें इस काउंसिल में हैं। The positive outlook follows recent steps taken by both countries to rebuild the ties, including interactions between PM Narendra Modi and Canadian PM Justin Trudeau at the G7 summit. Canadian investors are now reassured by India's pro-business environment, growing global clout and infrastructural reforms. So Victor Thomas ने emphasize किया है कि Canada's recognition of India's importance एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, यानी इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में एम्फेसाइज किया है, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक क्लीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। सो इन एरियाज़ में बेसिक फोकस रहेगा इनका। बोथ नेशंस आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड डीपनिंग engagement through trade talks and potential early progress trade agreement. EPTA क्या है?
इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा. So focus is also on enhancing cooperation in education, energy, technology and immigration. उसके अलावा जो क्लीन एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है, ये जो थीम्स हैं, उसके अलावा एजुकेशन, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इमिग्रेशन पे भी फोकस रहेगा. So the article basically underscores that a stronger private sector role in bilateral engagements and a clear political roadmap could lead to a long-term collaborations. अब probable questions कैसे आ सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, examine the recent developments in Canada-Indian bilateral relations with a focus on trade and economic cooperation. अब ये यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. दूसरा ऐसे आ सकता है, what role does economic diplomacy play in reviving the strained relations between India and Canada and other countries as well? Discuss it in detail. Discuss the significance of private sector participation in shaping India's bilateral relations with developed countries. So इस तरीके के questions जो हैं वो आ सकते हैं. So this is the last topic of the day. शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%. अब यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द क्लीन एनर्जी, दैट इज़ सोलर एनर्जी स्पेसिफिकली. तो इंडिया हैज़ अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय रीचिंग 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसल फ्यूल रिसोर्सेज टोटलिंग अबाउट 484 गीगावाट. हाउएवर द एक्चुअल शेयर ऑफ एनर्जी, clean energy in the electricity generation is below 30%. So ये एक मेजर कंसर्न है. अब ये क्यों है? ड्यू टू लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर. लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर का क्या रोल है, ये आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लीजिएगा. सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एंड न्यूक्लियर एनर्जी टुगेदर कंट्रीब्यूट 30% टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. Yet the CUF for solar is around 20 to 25% as compared to coal. Coal अभी भी 60% है और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अभी भी 80% एफिशिएंट है. So this limits the clean energy effective output. Despite the progress, India's electricity supply still heavily depends on coal. That is around 75%. ये 75% इसकी बात हो रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात हो रही है. तो अभी भी 75% कोल का CUF है, especially for base load demand. To address this, experts recommend enhancing grid flexibility and investing in battery storage to manage energy intermittency, especially during the peak evening hours. तो experts ने क्या recommend किया है? Basically grid flexibility को enhance करने के लिए, और दूसरा बोला गया है कि बैटरी स्टोरेज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि ये मैनेज हो सके और एनर्जी इंटरमिटेंसी पीक पे जा सके ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स. सो इंडिया हैड एम्ड टू मीट 50% नॉन फॉसल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 एज पर द पेरिस एग्रीमेंट NDCs, बट अचीव्ड इट 5 years अर्ली. स्टिल क्लीन एनर्जीज रोल इन एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मस्ट राइज फॉर रियल इम्पैक्ट. Hybrid systems combining solar, wind, hydro and battery storage are seen as viable solutions. So आप इसमें UPSC के एस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले क्लीन एनर्जी का जो रोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो क्या है. सो इससे रिलेटेड जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकते हैं. और दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू एनहांस सच एफर्ट्स. ठीक है, क्लीन एनर्जी को में एफिशिएंसी लाने के लिए जो CUF फैक्टर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसमें इंक्रीमेंट लाने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से जो एफिशिएंसी है उसको लेट इवनिंग आवर्स में इंक्रीज़ किया जा सकता है. इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं आपके UPSC मेंस में. और लास्टली कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एनर्जी सेक्टर में CUF दैट इज़ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या रोल प्ले करता है. लाइक फॉसिल हो गया, नॉन फॉसिल हो गया,
तो इनमें क्या रोल प्ले करता है और इनमें से सबसे ज़्यादा CUF किसका है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ सकता है UPSC। So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day.